दिल्ली से धन परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़। यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों उमर गौतम, जहांगीर आलम को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आईएसआई से होती थी फंडिंग। यूपी पुलिस का दावा, 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। लालच देकर गरीबों, मूक बधिर स्कूलों के छात्र और महिलाओं का धर्म बदलवाते थे। कई राज्यों में फैला है नेटवर्क। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, धर्म परिवर्तन की घटनाएं संविधान और कानून के खिलाफ हैं। एटीएस ने गिरोह को पकड़ा, फंडिंग की जांच हो रही है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों और दलितों पर कर रही है जुल्म, हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो रहा है। देश में केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण, एक दिन में करीब 81 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, वेल इन इंडिया, रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या खुश करने वाली उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगाया, और उनको भी बधाई जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इतने सारे नागरिकों को टीका मिल सके। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा जुलाई अगस्त में टीकाकरण की गति बढ़ाएगा केंद्र। साथ ही कहा, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में मुफ्त टीकाकरण का निर्णय एक बड़ा कदम। एमपी में वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड, एक दिन में लगे 15 लाख से ज्यादा डोज। एमपी सरकार ने 10 लाख से ज्यादा टीका लगाने का लक्ष्य रखा था। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड टीकाकरण होने पर जताई खुशी, कहा अगर संपूर्ण वैक्सीनेशन हो गया तो खोल सकते हैं कॉलेज, कोचिंग संस्थान। एमपी सरकार 1, 2 और 3 जुलाई को फिर चलाएगी महाअभियान। कर्नाटक में भी एक दिन में लगे 10 लाख से ज्यादा टीके। केंद्र द्वारा फ्री टीकाकरण अभियान में एमपी के बाद दूसरे नंबर पर रहा कर्नाटक। यूपी में 6,74,546 टीके एक दिन में लगे, जबकि गुजरात में 5 लाख से ज्यादा और हरियाणा में 4,72,000 टीके लगे। नोएडा में वैक्सीनेशन महाअभियान को देखकर उत्साहित दिखे लोग। टीकाकरण की सुस्त रफ्तार में आई नई जान। वैक्सीनेशन सेंटर में ऑन द स्पॉट भी हुआ रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में 30 से 40 साल वालों के लिए अलग से वैक्सीनेशन अभियान का किया गया आयोजन। काम करने वाले लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन देने का सरकार का प्लान। सीधे वैक्सीन केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन की सुविधा। फर्जी वैक्सीनेशन कैंप घोटाले मामले में मुंबई पुलिस ने तीसरी एफआईआर दर्ज की। खार पुलिस थाने में आरोपी राजेश पांडे, संजय गुप्ता समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। इस साल भी नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, कोरोना संकट की वजह से अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला। 28 जून से श्रद्धालु ऑनलाइन कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। देश में कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील, मुआवजे से ज्यादा कोरोना से निपटने पर जोर। मुआवजा देने को बताया आर्थिक रूप से अव्यावहारिक। भारत के पहले बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन के 100 घंटों का ट्रायल बेंगलुरु के गोरीबिदनूर में शुरू। इस ड्रोन को बेंगलुरु की कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम ने तैयार किया है। मेडिकल इमरजेंसी में किया जाएगा इस्तेमाल। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी 26 जून को करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम। अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट भी देखेंगे पीएम। सीएम योगी और कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान, कहा अगर ट्रस्ट को चाहिए थी जमीन तो देवेंद्र प्रसाद जी से सीधे क्यों नहीं खरीदी। ट्रस्ट को नहीं लेनी चाहिए थी बिचौलियों से जमीन। सीएम और पीएम से कमेटी गठित करने की मांग। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी जमीन खरीद विवाद पर बोलने से बचते नजर आए। एबीपी न्यूज के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के रहने वाले हैं 5 आरोपी। वेबसाइट के जरिए लाखों का चंदा लेने का आरोप। धोखाधड़ी और आईटी एक्ट में दर्ज हुआ मामला। कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई के सदस्यों को जय श्री राम का संदेश भेजना पड़ा भारी। कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के अध्यक्ष समेत 8 सदस्यों को सस्पेंड किया गया। वहीं अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने कहा, संगठन में रहे या नहीं, जय श्री राम कहते रहेंगे। जमशेदपुर के एनएसयूआई के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ छात्रों के जय श्री राम कहने पर शुरू हुआ था विवाद।
लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक। राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने की कवायद लगातार जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज दोबारा होंगे खड़गे कमेटी के सामने पेश, लेकिन नहीं होगी सोनिया गांधी से मुलाकात। राजकुमार वेरका और गुरजीत सिंह समेत 4 नेताओं से मिले राहुल गांधी। आज भी विधायक परगट सिंह समेत पंजाब के 6 मंत्री और 5 विधायकों से राहुल करेंगे मुलाकात। नवजोत सिंह सिद्धू ने एबीपी न्यूज से कहा, राहुल, सोनिया, प्रियंका हमारे बॉस, अमरिंदर कांग्रेस नेतृत्व से बड़े नहीं हैं। अमरिंदर सिंह मेरे लिए दरवाजे बंद करने वाले कौन होते हैं? सिद्धू का आरोप, पंजाब को चलाते हैं सिर्फ 2 परिवार। कैप्टन और बादल में चल रहा है पॉलिटिकल बिजनेस, इसलिए कैप्टन ने बादल से जुड़े सभी मामले दबाए, सिस्टम को बनाया अफसरों का मोहताज। शराब के धंधे में हो रही है लूट। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का संदेश, कहा पार्टी के माहौल को खराब करने वाला कोई भी बयान ठीक नहीं। एबीपी न्यूज से कहा, मैंने मंगवाई है ऑफिशियल डिटेल। राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले पार्टी नेताओं ने बताया सिद्धू के बयान को गलत। कांग्रेस नेताओं ने कहा, जब पार्टी सुन रही है बात तो ऐसे बयानों का क्या मतलब? सूत्रों के मुताबिक खड़गे कमेटी नवजोत सिंह सिद्धू के अड़ियल रुख से नाखुश, इसलिए फैसलों में हो रही है देरी। अब सिद्धू को समझाने की कोशिश करेंगी प्रियंका गांधी। चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। नहीं खत्म हो रहा पंजाब में विधायकों के परिवार वालों को नौकरी देने का बवाल। सांसद प्रताप बाजवा ने अपने भतीजे से 3 दिन में नौकरी छोड़ने की अपील की। विपक्ष के साथ साथ पार्टी में भी हो रहा था विरोध। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 22 जून को कोटकपुरा गोलीकांड मामले में एसआईटी के सामने होंगे पेश। 2015 के कोटकपुरा फायरिंग केस में एसआईटी पूछेगी सवाल। पंजाब दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सिख ही होगा आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार। सीएम के चेहरे के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरेगी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सिद्धू, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके बारे में किसी को नहीं करनी चाहिए हल्की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आप में शामिल हो गए। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा, कुंवर विजय प्रताप कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, उन्हें आम आदमी का पुलिस वाला कहा जाता था। पूर्व आईजी विजय प्रताप के आम आदमी पार्टी से जुड़ने पर भड़के अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने इसे आईपीएस और यूपीएससी का धब्बा बताया। कहा, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बेअदबी जांच को जरिया बनाया। पंजाब के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में पूजा की। स्वर्ण मंदिर में भी टेका माथा। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले कांग्रेस की अहम बैठक। आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस की कश्मीर मामलों की कमेटी की मीटिंग। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने फिर उठाई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। चिदम्बरम ने कहा, जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट का हिस्सा नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं चिदम्बरम। से एक बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं। यूपी में लालच देकर धर्म परिवर्तन का बड़ा धंधा उजागर हुआ है और ये मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश भी बेनकाब हुई है। क्या है ये पूरा मामला, समझिए। धर्म के नाम पर बड़े अधर्म का पर्दाफाश। यूपी एटीएस ने किया जबरन धर्म परिवर्तन का भांडाफोड़। मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का बदला जाता था धर्म। धर्म परिवर्तन के पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिश। यूपी एटीएस की गिरफ्त में सफेद कुर्ता पहने इन 2 लोगों की काली करतूत सुनकर हर कोई दंग है। सोमवार को नोएडा में धर्म परिवर्तन के ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया है।
इस साजिश के सरगना हैं ये दोनों, जिनका नाम है मुफ्ती काजी जहांगीर आलम और उमर गौतम। गरीब मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, लेकिन पुलिस के कान तब खड़े हो गए जब इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की बात सामने आई। देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा ISI और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं, उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है। यूपी पुलिस के मुताबिक इन दोनों पर अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप है। दोनों को दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस ने नोएडा के एक मूक बधिर स्कूल में छापा भी मारा, जहां नौकरी, पैसे और शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। धर्म परिवर्तन के इस गैंग के राजफाश होने की कहानी गाजियाबाद से जुड़ी है। जबरन धर्म परिवर्तन के सरगना उमर गौतम की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल उमर गौतम का असली नाम श्याम प्रताप सिंह है। उमर गौतम का जन्म यूपी के फतेहपुर के हिंदू परिवार में हुआ। श्याम प्रताप 1979 में पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। AMU की लड़की से प्यार हुआ और घर वालों से छिपकर शादी कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। 3 जून को गाजियाबाद के डासना मंदिर में 2 युवकों ने पुजारी पर हमले का प्रयास किया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। इन दोनों युवकों की निशानदेही पर ही उमर गौतम और जहांगीर कासमी पकड़े गए। बाद में घर वालों ने राजेश कुमारी नाम की एक लड़की से श्याम की शादी करवाई, लेकिन उमर गौतम उसे भी दिल्ली लेकर आ गया और उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद फतेहपुर में उसके घर पर ATS की पूछताछ से जहां गहमा गहमी है, वहीं दिल्ली में उसके घर पर सन्नाटा पसरा है। धर्म परिवर्तन के गुनहगारों की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। ओखला के विधायक इसे यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है, इस पे पूरी नज़र रखी हुई है और क्योंकि धर्म परिवर्तन की घटनाएं जो होती हैं वो संविधान के खिलाफ हैं और कानून के खिलाफ हैं, तो इसलिए इस पर नज़र रखी गई है और हम लोग के ATS ने उसमें कार्रवाई करी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आज़ादी दी है कि कोई भी आदमी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और कोई भी आदमी अपनी आज़ादी के साथ किसी भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के चलते हुए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है। पर मामला आगे भी राजनीतिक तूल पकड़ सकता है, लेकिन फिलहाल पुलिस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग की जड़ तलाशने में जुटी है। यहाँ आपको बता दें कि नोएडा का मूक बधिर स्कूल बस एक ठिकाना है जहां लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। दिल्ली और यूपी के कई शहरों में इस नेक्सस का शक है। साथ ही इसके कुछ ऐसे इरादे भी सामने आए जो काफी खतरनाक है। नोएडा में जिस मूक बधिर स्कूल में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर छानबीन चल रही है, वहां से मन्नू यादव से अब्दुल मन्नान बन चुके युवक की कहानी सामने आई है। गुरुग्राम में रहने वाला ये मन्नू यादव का परिवार है। मन्नू की मां बताती है कि वो नोएडा स्कूल जाने से पहले ही कुछ मुस्लिम युवकों के संपर्क में आकर इस्लाम धर्म के बारे में बात करने लगा था। उस वजह से इसने एक्टिविटी मतलब चेंज करी, ये मुस्लिम धर्म के बारे में मतलब बात करने लगा मेरे से। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, मेरे को बता। बोले मम्मी मुस्लिम मतलब ये चीज़ है, सबका लायक है। तो मैंने इसकी ये चीज़ें पकड़ी और उसके समझने के बाद हमने इससे पूछा, इसने हमें कुछ नहीं बताया। बाद में मन्नू ने ऐसा नाटक किया जैसे उसका इस्लाम से मोहभंग हो गया और परिवार वालों को समझा बुझाकर वो नोएडा के मूक बधिर स्कूल पहुंच गया। एक दिन मन्नू यादव के मोबाइल पर जब धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट आया तो परिवार वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसने जैसे ही दूसरा पेज पलटा
पलटने के बाद इसने देखा कि भी मन्नू यादव अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है और इसका नाम अब्दुल मनन कर दिया गया है। 22 साल के युवक को धर्म परिवर्तन से रोका नहीं जा सकता, लेकिन परिवार वालों का दावा है कि नौकरी का लालच देकर मन्नू का धर्म परिवर्तन करवाया गया। मन्नू के पिता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो सनसनीखेज दावा कर रहे हैं। घर पे बच्चा रोका कि भाई ठीक है गलत है, समझाया नहीं माना, बच्चा रुकने के नाम से नहीं घर से भगने लगा, हमें जान से मारने की धमकी देने लगा और बोलने लगा, अपनी साइन लैंग्वेज कहने लगा कि मैं आतंकवादी बनूंगा और मेरी गतिविधि ये रहेगी, सबको मारूंगा, और मेरे परिवार को भी पूरा खतरा हो गया था। आतंक की तरफ कदम बढ़ाने का दावा वाकई हैरान करने वाला है। इससे पहले कानपुर में भी धर्म परिवर्तन के एक ऐसे ही मामले के बारे में जान लीजिए। दिल्ली नोएडा से लेकर कानपुर तक धर्म परिवर्तन नेटवर्क के खुलासे के बाद धर्म परिवर्तन का शिकार आदित्य नाम का एक युवक अचानक घर लौट आया। परिवार के मुताबिक आदित्य मार्च में केरल काम करने जाने का दावा किया था। आदित्य के पिता का दावा है कि उसके खाते में विदेश से कुछ पैसे भी आए और उसका धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया। कन्वर्जन सर्टिफिकेट है जो मिला, उसमें हमारे बेटे का नाम बदल करके अब्दुल कादिर कर दिया गया। पुलिस ने हमने उनको सारी सूचना FIR दर्ज करा दी और सारे पेपर भी हमने उनको उपलब्ध करा दिए हैं। कार्रवाई चल रही है। क्या मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन तक सीमित था या इस नेटवर्क का मकसद कुछ और था? जांच एजेंसियां भी अब इस बात की तहकीकात में जुट गई हैं। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे अब तक की पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये दोनों तो मात्र मोहरे हैं, जबकि पर्दे के पीछे कोई और ही खेल खेल रहा था। अब गिरफ्तार लोगों से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धर्म परिवर्तन की आड़ में कहीं इन लोगों का मकसद किसी बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देना तो नहीं था। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और इसके मकसद का पता लगाने में जुटी हैं। बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर कमेटी के सामने हाजिर होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, तो उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सुबह 11 बजे एक बार फिर सोनिया गांधी की बनाई 3 सदस्यों की कमेटी के सामने पेश होंगे। इस 3 सदस्यों की कमेटी को पंजाब में कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही आपसी लड़ाई को सुलझाने के लिए बनाया गया है। कैप्टन अमरिंदर की इस कमेटी के सामने ये दूसरी बार पेशी हो रही है। कुछ बिंदुओं पर जिनको उन्होंने पहले कमेटी को बताया था, कमेटी उसमें कुछ और आगे जानना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के पास जब रिपोर्ट सौंपी गई है तो कांग्रेस अध्यक्षा ने कुछ जिज्ञासा कुछ बिंदुओं पर प्रकट की है, तो उस पर हम कैप्टन साहब से बातचीत करेंगे। लेकिन इधर कैप्टन दिल्ली पहुंचे हैं और उधर सिद्धू ने उनके खिलाफ एक बार फिर मीडिया के जरिए मोर्चा खोल दिया है। क्या वो आदमी मुझे बोलेगा जो पार्टी बनाई जिसने 3 इलेक्शन हारे, जिसकी जमानत जब्त हुई, वो आदमी जिसको टिकट नहीं दी गई, वो आदमी भागा सोनिया मैडम के पास गया। मैं कह रहा हूं जब से राजनीति में पैदा हुआ हूं, समझे, 17 साल में किसी से एक ओहदा मांगा हो, एक पोजीशन मांगी हो, तो नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति 0। सिद्धू के ये तीखे बयान उनको हिट विकेट करार दे सकते हैं। इसका अंदाजा कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और कमेटी के सदस्य हरीश रावत के बयान से लगने लगा है। राज्य के किसी भी नेता को जब मामला कांग्रेस अध्यक्षा के सामने है और सब लोगों से, मतलब पंजाब कांग्रेस का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिससे बात नहीं की गई हो, और आज भी जो है जो लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो राहुल जी उनकी बात सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अखबारों के जरिए कोई बात कहना, मीडिया के जरिए कोई बात कहना किसी के लिए भी ठीक नहीं। कैप्टन के खिलाफ सिद्धू पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं और पिछले दिनों वो भी इस कमेटी से मिले थे। सबकी दलीलें सुनने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप चुकी है। कैप्टन को पहले सोनिया गांधी से भी मिलना था, लेकिन अब ये मुलाकात टल गई है। पंजाब में चुनाव से पहले आई इस मुसीबत को कांग्रेस जल्द से जल्द निपटा लेना चाहती है, लेकिन ये झगड़ा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि पंजाब कांग्रेस का झगड़ा आखिरकार सुलझेगा कैसे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी भारी पड़ रही है। कैप्टन अमरिंदर अपने एक और फैसले से सबके निशाने पर आ गए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में 2 कांग्रेस विधायकों के बेटों को नौकरी दी थी। इनमें से एक कांग्रेस सांसद प्रताप बाजवा का भतीजा भी है। इस मुद्दे पर कैप्टन पार्टी के बाहर ही नहीं, पार्टी के भीतर भी घिर गए। कहा यह जाने लगा कि कैप्टन ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये पासा फेंका है। आपको अपनी कुर्सी बचाने के लिए एमएलए के बेटों को नौकरी देनी पड़ी? क्या इतनी बुरी हालत हो गई है? सवाल तो ये था ना कि पहले दिन ही एक इंस्पेक्टर जाता और कहता जी ये आपने किया है, ये ऐसे, ये एविडेंस कितना वीक कर दिया। बवाल बढ़ने के बाद बाजवा ने खुद अपने भतीजे से नौकरी छोड़ने की अपील कर दी है। स्टेट में एक अनरेस्ट चल रही है, बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं हमारे जिनको नौकरियां नहीं मिल पाई, और ये आज कांग्रेस की, मैं समझता हूँ इसके साथ छवि खराब होने की ये क्वाइट चल रही है। मैं ये चाहूँगा कि इनको, हमारे डिपार्टेड लीडर्स जो हैं उनके लिए ये बहुत एक, मैं समझता हूँ ठीक मैसेज होगा कि अगर ये इसकी इनकारी करें और ना इसको कबूल करें। इस मामले में सीएम कैप्टन अमरिंदर पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें अमीर विधायकों के बेटों पर तो तरस आ गया, लेकिन मानसा जिले के नौजवान रंजीत सिंह को नौकरी देने से मना कर दिया गया। बीए, बीएड और आईटीटी की डिग्री हासिल कर चुके रंजीत के पिता हरभजन सिंह 1995 में फौज के ऑपरेशन रक्षक में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। मैं ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब में पढ़े लिखे पीएचडी कर चुके नौजवान भी जूस की दुकान चलाने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन नेताओं विधायकों को नौकरियों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अब एक खबर मुंबई से आ रही है। बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि मुंबई में मंत्रालय को उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल कल शाम मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए मंत्रालय में धमाके की धमकी मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बम स्क्वाड से लेकर डॉग स्क्वाड की तैनाती के साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। लेकिन जब ईमेल से लोकेशन ट्रेस करके शैलेश शिंदे नाम के शख्स को पकड़ा गया तो शैलेश ने दावा कुछ और ही किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी शैलेश बेटे का स्कूल में एडमिशन नहीं होने की वजह से परेशान था। शैलेश बेटे का 1 साल खराब होने के गुस्से में था और इसी वजह से उसने धमाके की धमकी दे डाली और इस तरह का ईमेल भेज दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय में फिर से एक बार बम रखने की खबर से हड़कंप मच गया है। हम फिलहाल है मंत्रालय परिसर में। हम देख सकते हैं पीछे कि बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड, ये दोनों स्क्वाड जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। इनके तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इनकी तरफ से जांच किया जा रहा है। तीनों बिल्डिंग में जो है वो फिलहाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर पुलिस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि बॉम्ब स्क्वाड पथक जो है वो फिलहाल सचिवालय से बाहर निकलते हुए जो दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी शायद हो गई है और इस संदर्भ में शैलेश शिंदे जो है उनको अरेस्ट किया गया है और मुंबई पुलिस जो है इस संदर्भ में जांच कर रही है और मरीन लाइन पुलिस स्टेशन में जो है ये गुन्हा जो है वो नोंद किया गया है। कैमरामैन अनिल के साथ अभिषेक मुठाल, एबीपी न्यूज़, मुंबई। देश में केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण। एक दिन में करीब 81 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, वेल डन इंडिया। रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या खुश करने वाली बात। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया और उनको भी बधाई जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इतने सारे नागरिकों को टीका मिल सके।
गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा जुलाई अगस्त में टीकाकरण की गति बढ़ाएगा केंद्र। साथ ही कहा इतनी बड़ी आबादी वाले देश में मुफ्त टीकाकरण का निर्णय एक बड़ा कदम। एमपी में वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड, एक दिन में लगे 15 लाख से ज्यादा डोज। एमपी सरकार ने 10 लाख से ज्यादा टीके लगाने का रखा था लक्ष्य। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने रिकॉर्ड टीकाकरण होने पर जताई खुशी, कहा अगर संपूर्ण वैक्सीनेशन हो गया तो खोल सकते हैं कॉलेज, कोचिंग संस्थान। एमपी सरकार 1, 2 और 3 जुलाई फिर चलाएगी महाअभियान। कर्नाटक में भी एक दिन में लगे 10 लाख से ज्यादा टीके, केंद्र द्वारा फ्री टीकाकरण अभियान में एमपी के बाद दूसरे नंबर पर रहा कर्नाटक। यूपी में 6,74,546 टीके एक दिन में लगे, जबकि गुजरात में 5 लाख से ज्यादा और हरियाणा में 4,72,000 टीके लगे। नोएडा में वैक्सीनेशन महाअभियान को देखकर उत्साहित दिखे लोग, टीकाकरण की सुस्त रफ्तार में आई नहीं जान। वैक्सीन सेंटर में ऑन द स्पॉट भी हुआ रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में 30 से 40 साल वालों के लिए अलग से वैक्सीनेशन अभियान का किया गया आयोजन। काम करने वाले लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन देने का सरकार का प्लान, सीधे वैक्सीन केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन की सुविधा। फर्जी वैक्सीनेशन कैंप घोटाले मामले में मुंबई पुलिस ने तीसरी एफआईआर की दर्ज। खार पुलिस थाने में आरोपी राजेश पांडे, संजय गुप्ता समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में बार खुल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए की गई सीटें रिजर्व। बार खोलने का समय दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक का तय किया गया है और 50% सीटिंग कैपेसिटी का नियम भी लागू होगा। रोहतास जिले तुतला भवानी झरना में प्रतिदिन हजारों लोग हो रहे हैं इकट्ठा। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं दिख रहा कोई ध्यान। तुतला पहाड़ी से गिरने वाले झरना से बने कुंड में सामूहिक स्नान कर रहे हैं लोग। बिहार में 23 जून से दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी। पार्क सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कुछ राज्यों में कोरोना वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 21 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,270 नए मामले आए सामने। 13,758 लोग डिस्चार्ज हुए और 94 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 521 नए मामले, 685 लोग रिकवर हुए, जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में 100 से कम हुआ कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 89 नए मामले आए सामने, 11 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर 0.16% हुई। इंडोनेशिया में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 14,536 नए मरीज मिले, 294 लोगों की मौत की खबर। इस साल भी नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। कोरोना संकट की वजह से अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला। 28 जून से श्रद्धालु ऑनलाइन कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। देश में कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील, मुआवजे से ज्यादा कोरोना से निपटने पर जोर। मुआवजा देने को बताया आर्थिक रूप से अव्यवहारिक। भारत के पहले बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन के 100 घंटों का ट्रायल बेंगलुरु के गैरी बिडनूर में शुरू। इस ड्रोन को बेंगलुरु की कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम ने किया है तैयार। मेडिकल इमरजेंसी में किया जाएगा इस्तेमाल। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी 26 जून को करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम। अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट भी देखेंगे पीएम। सीएम योगी और कई बड़े अधिकारी होंगे शामिल। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का बयान, कहा अगर ट्रस्ट को चाहिए थी जमीन तो देवेंद्र प्रसाद जी से सीधे क्यों नहीं खरीदी। ट्रस्ट को लेनी नहीं चाहिए थी बिचौलियों से जमीन। सीएम और पीएम से कमेटी गठित करने की मांग। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी जमीन खरीद विवाद पर बोलने से बचते नजर आए। एबीपी न्यूज के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के रहने वाले हैं 5 आरोपी। वेबसाइट के जरिए लाखों का चंदा लेने का आरोप। धोखाधड़ी और आईटी एक्ट में दर्ज हुआ मामला। कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई के सदस्यों को जय श्री राम का संदेश भेजना पड़ा भारी।
कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के अध्यक्ष समेत 8 सदस्यों को किया गया सस्पेंड। वहीं अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने कहा, संगठन में रहे या नहीं, जय श्री राम कहते रहेंगे। जमशेदपुर के NSUI के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ छात्रों के जय श्री राम कहने पर शुरू हुआ था विवाद। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक। राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी CM हुए शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने की कवायद लगातार जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज दोबारा होंगे खड़गे कमेटी के सामने पेश, लेकिन नहीं होगी सोनिया गांधी से मुलाकात। राजकुमार वेरका और गुरजीत सिंह समेत 4 नेताओं से मिले राहुल गांधी। आज भी विधायक परगट सिंह समेत पंजाब के 6 मंत्री और 5 विधायकों से राहुल मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने ABP न्यूज से कहा, राहुल, सोनिया, प्रियंका हमारे बॉस, अमरिंदर कांग्रेस नेतृत्व से बड़े नहीं हैं। अमरिंदर सिंह, मेरे लिए दरवाजे बंद करने वाले कौन होते हैं? सिद्धू का आरोप, पंजाब को चलाते हैं सिर्फ 2 परिवार। कैप्टन और बादल में चल रहा है पॉलिटिकल बिजनेस, इसलिए कैप्टन ने बादल से जुड़े सभी मामले दबाए। सिस्टम को बनाया अफसरों का मोहताज। शराब के धंधे में हो रही है लूट। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का संदेश। कहा, पार्टी के माहौल को खराब करने वाला कोई भी बयान ठीक नहीं। ABP न्यूज से कहा, मैंने मंगवाई है ऑफिशियल डिटेल। राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले पार्टी नेताओं ने बताया सिद्धू के बयान को गलत। कांग्रेस नेताओं ने कहा, जब पार्टी सुन रही है बात तो ऐसे बयानों का क्या मतलब? सूत्रों के मुताबिक खड़गे कमेटी नवजोत सिंह सिद्धू के अड़ियल रुख से नाखुश है, इसलिए फैसले में हो रही है देरी। अब सिद्धू को समझाने की कोशिश करेंगी प्रियंका गांधी। नहीं खत्म हो रहा पंजाब में विधायकों के परिवार वालों को नौकरी देने का बवाल। सांसद प्रताप बाजवा ने अपने भतीजे से 3 दिन में नौकरी छोड़ने की अपील की। विपक्ष के साथ साथ पार्टी में भी हो रहा था विरोध। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश में टीकाकरण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सोमवार को 80 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। कोरोना महामारी के खिलाफ सोमवार को शुरू हुए महाअभियान के पहले दिन देश की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नतीजा ये हुआ कि भारत ने टीकाकरण के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया। दिल्ली से लेकर भोपाल और शिमला से लेकर जयपुर, रांची, कटरा तक हर प्रदेश के हर शहर में लोग सोमवार को वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और टीकाकरण के महाअभियान में शामिल हुए और सोमवार शाम तक टीका लेने वाले लोगों की संख्या 80 लाख के पार पहुंच गई। हालांकि सरकार ने हर दिन 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का टारगेट रखा है। अभी तो जल्दी हो रहा है। अच्छा लग रहा है, सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। पहली डोज है मेरी। अच्छा, घर में सबको टीका हो गया? घर में तो जी सबके टीका हो गया। नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन किया था कोविन ऐप पे। यस कोई दिक्कत ये आपको लग रहा है? नो, थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। इट इज इम्पोर्टेंट। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने देश को बधाई देते हुए ट्वीट किया, रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण की संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगाया और सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं को बधाई जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी नागरिकों को टीका लग सके। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा, जहां 14 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। जितना वैक्सीनेशन हुआ उसमें 20% से ज्यादा के लिए मध्य प्रदेश ने लगा दी। अगर संपूर्ण वैक्सीनेशन हो गया तो हम कॉलेज खोल सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। हम टीकों के जो दिन हैं उनमें टीकाकरण करते ही रहेंगे। अधिकतम टीका लगे इसकी कोशिश करेंगे। 1, 2, 3 जुलाई को फिर हम एक महाअभियान चलाएंगे। टीकाकरण के महाअभियान शुरू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के अंत तक देश में लगभग 50 करोड़ डोज लग चुके होंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान देश भर में जारी है और 18 साल से ऊपर देश के हर नागरिक को जल्दी से जल्दी कोरोना का टीका लग जाए, इसीलिए सरकार टीकाकरण अभियान को और तेज करने की तैयारी में है। देश भर में कोरोना के 28 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं और रोजाना लाखों की संख्या में लोग टीका लगवा रहे हैं।
लेकिन 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को टीका लग सके, इसलिए सरकार ने जुलाई से लेकर अगस्त के बीच वैक्सीनेशन अभियान को और रफ्तार देने का टारगेट रखा है। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार इस टारगेट को तेजी से पूरा करेगी। जुलाई और अगस्त में टीके लगाने की रफ्तार को बढ़ाने का भी आयोजन भारत सरकार ने किया है। जानकार पहले ही चेता चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच दस्तक देगी। मतलब सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का आना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि सितंबर से पहले देश की बड़ी आबादी को टीके का सुरक्षा कवच दे दिया जाए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टडी में ये बात भी साबित हुआ है कि टीकाकरण के बाद कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है और अस्पतालों पर भी बोझ कम हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की कोशिश काबिले तारीफ है, लेकिन ये दोनों राज्य अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए और क्या कुछ करने वाले हैं, इसी पर अपडेट के साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत और बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित। ब्रजेश, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। मध्य प्रदेश पहले पायदान पर रहा, क्या लग रहा है आपको, ऐसी क्या खास तैयारियां थी और बाकी राज्य क्या सीख सकते हैं मध्य प्रदेश से? देखिए, मध्य प्रदेश में जो कल का आंकड़ा जो हम लोगों के पास देर रात तक आता रहा वो था 16,73,000, यानी कुल 14 घंटे वैक्सीनेशन हुआ। 14 घंटे में 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, यानी कि हर घंटे 1 लाख लोगों से ज़्यादा। जो मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं और हर जिले में 100% से ज़्यादा 112, 113, 115% तक वैक्सीन लगी। कई जिलों में तो वैक्सीन खत्म हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि बिल्कुल ऐसी तैयारी की गई थी कि जैसे मतदान का दिन हो। ये जो मेरे पीछे वैक्सीनेशन सेंटर है जो अभी कुछ देर बाद खुल जाएगा यहाँ पे, तो उस सेंटर, हर सेंटर में ऐसा माहौल तैयार किया गया, ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे कोई मतदान का दिन हो। वहाँ लोगों का स्वागत किया जा रहा था। मतदान केंद्रों जैसे वैक्सीनेशन सेंटर को सजाया गया था। लोगों को घरों से लाया जा रहा था। लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी। बुजुर्गों को लाने के लिए पूरे लोगों को मोबिलाइज किया गया था और बड़े पैमाने पूरी ताकत झोंकी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो शुरुआत में तो थोड़ा रुझान धीरा रहा, मगर शाम होते होते जिस तरीके से गति बढ़ी इसकी, तो निश्चित ही सारे आंकड़े टूट गए। हम इंदौर की बात करें तो इंदौर वो शहर है जहाँ एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा टीका लग गया, यानी कि पूरे आगे पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मध्य प्रदेश के जो चारों बड़े महानगर हैं, चारों बड़े महानगरों ने, हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में सिर्फ 1 लाख लोगों का लक्ष्य था, मगर भोपाल में हम 1.5 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सभी शहरों में जो जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा किया। अब सरकार की स्ट्रेटजी है कि ये जो हमारी स्पीड है इसको और आगे बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में अब तक कल का जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है, कुल मिला के 25% आबादी को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है और आने वाले दिनों में 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को एक ऐसा ही बड़ा अभियान फिर चलाया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा बड़ी आबादी काबिले तारीफ है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन से उससे 1.5 गुना ज्यादा लोगों को अगर डोज दी जाती है और इसी तरीके से इस रिकॉर्ड को अगर आगे भी कायम रखा जाता है तो बहुत जल्द बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी। पिंकी का रुख करना चाहूंगी, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ी हुई है पिंकी। कर्नाटक की भी तारीफ हो रही है, दूसरे पायदान पर है, क्या कुछ तैयारियां हैं इस रिकॉर्ड को आगे भी मेंटेन रखने के लिए? बिल्कुल प्रतिमा, कल पूरी तरह से जो है कर्नाटका सरकार तैयार थी वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से सेट किया गया था टारगेट, लेकिन वैक्सीन ना होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाया था। तो कल जिस तरह से एक टारगेट सेट किया था उसके 2.5 गुना ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन कल लगी है। सीधे तौर पर आप सरकार की यही कोशिश होगी कि इस पूरे रिकॉर्ड को जो आगे बरकरार रखे, और यही कारण है कि लगातार सरकार जो ये सुनिश्चित कर रही है कि वैक्सीन का भरपूर स्टॉक जो है वो ज़रूर देखने को मिले। आपको बता दें कि इन 10 लाख प्लस कल वैक्सीन जो लगी है उसमें से 9.76 लाख जो है वो 18 प्लस के एज ग्रुप को लगी है, वहीं 76,000 वैक्सीन जो है वो 45 प्लस एज ग्रुप को लगी है। यानी सीधे तौर पर लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है। और कर्नाटका में वैक्सीन को लेकर जो है लगातार, क्योंकि लोग हर बार डिमांड जो काफी देखी जा रही थी, क्योंकि लोग यहाँ पर काफी अवेयर है, तो ऐसे में सरकार के सामने भी ये चुनौती थी कि जल्द से जल्द जो है इस टारगेट को पूरा किया जाए। हम भी यही करते हैं ब्रजेश, पिंकी, की ये जो उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर ये आगे भी जारी रहे। बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। कोरोना को लेकर आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी की है। इस स्टडी में एक बेहद ही परेशान करने वाला अनुमान सामने आया है। कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे शांत पड़ रही है। संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं और इसी वजह से अब ज्यादातर राज्य अनलॉक हो चुके हैं। लेकिन आईआईटी कानपुर की स्टडी के मुताबिक एक बड़ा खतरा अब भी बरकरार है,
जिसका असर सितंबर से अक्टूबर के बीच में दिख सकता है। स्टडी के लिए IIT कानपुर ने 3 सिनेरियो यानी परिदृश्य चुने हैं। पहले परिदृश्य के मुताबिक ये माना गया है कि 15 जुलाई तक पूरा देश अनलॉक हो चुका है और ऐसे में तीसरे लहर के अक्टूबर में आने का अनुमान है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस परिदृश्य में संक्रमण दर कम होने का अनुमान है। दूसरे परिदृश्य में ये भी माना गया है कि देश में सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन वायरस म्यूटेट करता है यानी अपना स्वरूप बदल लेता है। तो इस परिदृश्य में तीसरी लहर सितंबर में ही आ जाएगी और संक्रमितों की संख्या दूसरी लहर से भी ज्यादा होगी। तीसरे परिदृश्य में ये माना गया है कि अगर सरकारें सख्ती करती हैं, लोग नियमों का पालन करते हैं, तो इस स्थिति में तीसरी लहर को अक्टूबर के आखिर तक टाला जा सकता है और ऐसा हुआ तो संक्रमण के आंकड़े दूसरी लहर से कम होंगे। कुल मिलाकर कोरोना की तीसरी लहर और उसका कहर इस बात पर निर्भर है कि लोग कितने जागरूक और सरकार कितनी सख्त है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की शौकीन हैं और फ्लैश सेल का इंतजार करते हैं तो खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई-कॉमर्स नियम कंपनियों की निगरानी के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया है। सरकार इस नए ड्राफ्ट पर 15 दिन के भीतर लोगों से राय मांगी है। नए ड्राफ्ट में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फ्लैश सेल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। फ्लैश सेल को पूरी तरह अव्यावहारिक और उपभोक्ताओं को लूटने वाला बताया गया है। फ्लैश सेल का फायदा केवल कुछ चुनिंदा कंपनियों और बिजनेस को होता है। ऐसे में दूसरी कंपनियों को अपना माल बेचने का मौका नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को भारत में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने को कहा गया है। मसौदे में सभी कंपनियों से उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने के लिए भी कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता लाना और नियामक व्यवस्था को और मजबूत करना है। उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि उपभोक्ताओं से अनुचित व्यापार से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के बाद नए नियम बनाने के निर्णय लिया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है हमें, वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। पीएम की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ बैठक से पहले आज सुबह 11:30 बजे प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप की जम्मू में बैठक होगी। ये बैठक बीजेपी दफ्तर में है। आपको बता दें कि 2 दिनों पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 24 जून को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर पर यह अहम बैठक बुलाई है। कई राजनीतिक दलों के साथ संपर्क में केंद्र सरकार बताया जा रहा है कि पहले से ही है और सुबह 11:30 बजे कोर ग्रुप की बैठक होनी है। और इस बीच आपकी जेब पर असर डालने वाली खबर हमें मिल रही है। दिल्ली में एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज पेट्रोल 28 पैसे तो डीजल 26 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपये 56 पैसे का हो गया है तो डीजल की कीमत 88 रुपये 29 पैसे पर पहुंच गई है। पिछले 29 दिनों के अगर हिसाब की बात करें तो 29 दिनों में पेट्रोल 7 रुपये 18 पैसे और डीजल 7 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर दाम में इसकी वृद्धि हो चुकी है 29 दिनों में। किसी दिन 30 पैसे, किसी दिन 28 पैसे तो किसी दिन 26 पैसे। यही आंकड़ा है लगातार कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए। आज का भी भाव जो है वो बढ़ गया है। आज का जो पेट्रोल का ताजा प्राइस है वो है 97 रुपीज 56 पैसे। आज पेट्रोल फिर परसों से आज तक 28 पैसे महंगा हो गया है, यानी कि एक दिन छोड़कर जो पेट्रोल वापस से बढ़ा है उसमें 28 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। तो वहीं अगर एक बार डीजल पे आ जाएं तो डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 88 रुपीज 29 पैसे आज का डीजल का भाव है। अगर यही हम देखें तो 2 दिन पहले यानी कि परसों ये 26 पैसे कम था, लेकिन आज फिर 26 पैसे महंगा हो गया है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली। और क्या महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी चल रही है विपक्ष की तरफ से? सियासी गलियारों में लगातार बढ़ती हलचल से ऐसा ही लग रहा है।
पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर हाल ही में देशव्यापी प्रदर्शन कर चुकी कांग्रेस पार्टी फिर से बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बहुत जल्द फिर से कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर सकती है। इसी कड़ी में सोनिया गांधी ने 24 जून को पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता रणनीति बनाएंगे। आने वाले समय में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो एक तरफ कांग्रेस एक्टिव है तो दूसरी तरफ मोदी विरोधी एक और खेमे में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने अपने फोरम राष्ट्र मंच की आज शाम 4 बजे एक बैठक बुलाई है। ये बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर आयोजित की जाएगी। यशवंत सिन्हा का दावा है कि बैठक के लिए 15 दलों के नेताओं को बुलाया गया है। हालांकि कांग्रेस के मनीष तिवारी और शत्रुघ्न सिन्हा ने निजी कारणों की वजह से आने से मना कर दिया है। बैठक का एजेंडा मौजूदा मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा ही रहेगा। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी विरोधी खेमा लगातार एक्टिव है और विपक्ष की पूरी कोशिश है कि कोरोना की वजह से जो बड़े मुद्दे पीछे छूट गए थे उन्हें जनता के बीच लेकर जाया जाए। अब खबर बिहार से। बिहार का हाल इन दिनों बेहाल है। वजह है बाढ़, जिसने घर, स्कूल, सड़कों पर अपना डेरा जमा लिया है। ये नाव भरेगी तब जी, नाव भरेगी तब जाएगी। कोई भी नहीं आया है इसमें मदद करने के लिए। बाहर आने जाने हर एक चीज, खाने पीने में हर एक चीज का दिक्कत है अभी। ये हाल है बिहार का, जहां सत्ता बदलती है, सत्ता में काबिज होने वाले चेहरे बदलते हैं, लेकिन जनता की नियति हर बार एक जैसी रहती है। बरसात होते ही घर, जमीन सब कुछ जलमग्न हो जाता है। ये गोपालगंज का रामनगर इलाका है। बरसात और नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से यहाँ क्या हालात हो गए हैं ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, 100 गांव गंडक के बड़े जलस्तर से प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल सामने ये जो 2 इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों स्कूल हैं। पीली वाली बिल्डिंग 12वीं तक का सरकारी स्कूल है और गुलाबी बिल्डिंग 8वीं तक का स्कूल है और ये दोनों स्कूल डूबे हुए हैं। कुछ लोगों को देखिए जो बीच में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस स्कूल के आगे की तरफ कुछ गांव हैं जिन गांवों में घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। इस बरसात ने किसानों की कमर भी तोड़ दी है। उम्मीदों के साथ लगाई गई धान और गन्ने की फसल पानी में डूब चुकी है। दिक्कत तो सारा लोग अपन अपन प्राण बचा के गाँव में बा, कोई छत पर बा, कोई चौकी पर बा, कोई छान छप्पर पर बा। फसल इसको सब तोप ताप को भटवी से सारा बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ फैले इस पानी में जिंदगी नाव और खेविया के हवाले रह गई है। ना बिजली है, ना आने जाने की सुविधा। इंतजार हमारा खत्म हुआ है या नहीं? कार्टून दिखाइए, क्या बनाया आज आपने? देखिए, आप देख रहे हैं इस कार्टून के अंदर किस तरह से फरहान अख्तर की फोटो मिल्खा सिंह की फोटो की जगह पर नोएडा विकास प्राधिकरण ने लगा दी। तो दौर चाहे जो हो, देश के बाबू अपने ही ट्रैक पर दौड़ते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें बड़े से बड़े नामों को पैरों से कुचलना पड़े। और छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े लेजेंड है मिल्खा सिंह, और उनको कौन नहीं जानता, उनकी शक्ल कौन नहीं पहचानता। तो ये छोटी मोटी गलती नहीं थी। और मैंने आपको कहा ना, लिविंग लेजेंड उन्हें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना, लेजेंड्स नेवर डाई। तो याद है ना आपको, हमारी मास्टर क्लास गुरुवार को होगी। आप मेरे साथ में अपनी ड्राइंग बुक को और सब चीज़ें लेकर के यहाँ पर बैठिए, ताकि मैं आपको नए से नए कार्टून बनाना बताऊँ। यहाँ पर हम कार्टून देखने के साथ में आपको कार्टून बनाना भी सिखाते हैं। तो देखिए, हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया जा रहा है, जिसके ऊपर आप अपनी एंट्रीज़ को लगातार भेजते रहिए, ताकि आपकी एंट्रीज़ को हम लोग अपनी स्क्रीन पर दिखा सकें। ABP News,
आपको रखे आगे।